आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एल मुरुगन की रिहाइशगाह पर पोंगल की तकरीबात में की शिरकत। पीएम मोदी ने त्यौहार को कुदरत से मोहब्बत, खानदान और समाज के दरमियान हम आहंगी के तवाजुन को बरकरार रखने वाला बताया। बीजेपी ने राहुल गांधी को बनाया हदफ तनकीद। कहा, पीएम मोदी तमिल जबान के तय इंतहाई हसास, कांग्रेस करती है बेबुनियाद और झूठी सियासत। छत्तीसगढ़ में नक्सल इंतहा पसंदी के खिलाफ बड़ी कामयाबी। सुकमा में 29 नक्सली इंतहा पसंदों ने हथियार डाले। खुद सुपुर्दगी के बाद मरकजी दायरे में वापस आने का किया फैसला। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे, भारतीय शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी। भारतीय शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। हंगामी सूरत हाल में हेल्पलाइन नंबरात भी किए गए जारी। थाईलैंड में कंस्ट्रक्शन क्रेन चलती ट्रेन पर गिरी, 29 अफराद हलाक और 60 से ज्यादा जख्मी। राहत और इमदादी कार्रवाइयां जंगी सतह पर जारी। नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने संक्रांति के मौके पर पोंगल त्यौहार में शिरकत की। इत्तलात और नशरियात के वजीर मुमलिकत एल मुरुगन की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा तकरीब के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रिवायती रसूमात के साथ तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने गाय की पूजा की और 1.4 बिलियन हमवतनों की फलाह और बहबूदी के लिए दुआ की। काबिल जिक्र है कि मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाने वाला पोंगल जनूबी हिंद खुसूसन तमिलनाडु का सबसे अहम त्यौहार है। ये त्यौहार फितरत और सूर्यदेव का शुक्रिया अदा करने के लिए 4 दिन तक मनाया जाता है। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस भावना की बात करता हूं, उसे पोंगल जैसे पर्व और सशक्त बनाते हैं। पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर जैसे हमारा अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिल सकाफत को सदियों को जोड़ने वाली सकाफत करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब नए इम्कानात की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है। वो इतिहास से सीखकर वर्तमान को आगे का रास्ता दिखाती है। इसी प्रेरणा से आज का भारत अपनी जड़ों से शक्ति लेकर नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पोंगल को कुदरत से मोहब्बत का त्यौहार करार दिया। उन्होंने कहा कि मिशन लाइफ, अमृत सरोवर और एक पेड़ मां के नाम जैसी सरकारी स्कीमें इस त्यौहार की कद्र कीमत को बढ़ाने में मददगार हैं। पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है।
अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर जैसे हमारा अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, मैं तो लगातार कहता रहा हूं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पोंगल को लेकर तमिलनाडु में एक नया सियासी तनाजा भी शुरू हो गया है। वजीर आला एम.के. स्टालिन ने द्रविडियन पोंगल के जश्न की अपील की, जिससे बीजेपी और AIADMK के एहतजाज शुरू हो गए हैं। अपोजिशन का इल्जाम है कि DMK पोंगल से हिंदू मजहबी अनासर को हटाने की कोशिश कर रही है। स्टालिन ने कहा है कि पोंगल तमिल समाज का रिवायती फसल का त्यौहार है, मजहब या जात से बालातर है और समाजी इंसाफ, मसावत और इज्तिमाई इत्तेहाद की अलामत है। उन्होंने इसे तमिल सकाफत का हिस्सा करार दिया। अपोजिशन जमातों बीजेपी और AIADMK ने जवाबी हमला किया है। बीजेपी MLA वनाथी श्रीनिवासन ने कहा है कि DMK पोंगल से पूजा और हिंदी रिवायात को हटाना चाहती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पोंगल एक त्यौहार है जो सनातन की रिवायत से जुड़ा हुआ है, जिसमें सूर्य पूजा को खास अहमियत दी जाती है। बीजेपी का कहना है कि DMK इसे मुकम्मल तौर पर सेकुलर शक्ल देने के लिए इसे हिंदू कैलेंडर से हटाने की कोशिश कर रही है। AIADMK ने भी स्टालिन के बयान पर तनकीद करते हुए इसे एक सियासी हरबा करार दिया। AIADMK ने DMK पर त्योहारों का नाम बदलकर सियासत करने का इल्जाम लगाया। और बीजेपी के कौमी तर्जुमान गुरु प्रकाश पासवान ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर सख्त हमला किया है। उन्होंने राहुल गांधी के हालिया बयान को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार देते हुए कहा है कि इसका हक़ाइक़ या सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। पासवान ने कहा कि राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तमिल आवाज़ों को दबाने का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि PM मोदी ने गुज़िश्ता 11 सालों में तमिल ज़बान, सकाफत और तहजीबी विरसे के लिए सबसे ज़्यादा एहतराम और हसासियत का मुजाहरा किया है। राहुल गांधी जी अपने राजनीतिक पर्यटन पे तमिलनाडु गए थे और वहां उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तमिल आवाज को दबाने का काम करते हैं। आप राजनीति से इस हद तक प्रेरित होकर के ऐसी तर्कहीन और बेबुनियाद बयानबाजी करेंगे, इसका जवाब देना अत्यंत ही आवश्यक है। हमारे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब तमिल भाषा और तमिल सम्मान और तमिल अस्मिता की संवेदनशीलता भारत के सीमाओं के अंदर ही नहीं, वैश्विक मंचों पे, इवन एट वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स, वो चाहे संयुक्त राष्ट्र का मंच हो, यूनाइटेड नेशंस हो, G20 का मंच हो, हर वैश्विक मंचों पे सम्मान, संवेदनशीलता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिल अस्मिता का प्रतिनिधित्व मजबूती से करने का काम किया है। गुरु प्रकाश पासवान ने राहुल गांधी पर बिहार में जात पात पर मबनी सियासत को हवा देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जात पात, इलाके और शिनाख्त के नाम पर सियासत कर रहे हैं, जो उनकी इंतहाई गैर हसास सोच को जाहिर करता है। राहुल गांधी जैसे नेता जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है, बिहार में जाते हैं तो बिहार में एक जाति के नाम पे उन्माद फैलाने का प्रयास करते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं तो तमिल अस्मिता के नाम पे एक नकारात्मक राजनीति। He is a perfect textbook example and a case study of separatism in Indian politics. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मकर संक्रांति के मौके पर अहमदाबाद के नारनपुरा में उत्तरायण पतंग फेस्टिवल में शिरकत की। तकरीब के दौरान उन्होंने पतंग भी उड़ाई।
आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के गोगंडा में 29 माओ नवाज के ड्रोन ने हथियार डाल दिए हैं और मरकजी धारे में वापस आने का फैसला कर लिया है। ये खुद सुपुर्दगी छत्तीसगढ़ हुकूमत की महत्वाकांक्षी पूना मार्गम सरेंडर और बहाली की पॉलिसी के तहत हुई है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी और मुसलसल तलाशी की कार्रवाइयों की वजह से माओ नवाजों की सरगर्मियां घट रही हैं और माओ नवाज तशद्दुद को तर्क कर रहे हैं। हथियार डालने वाले केडर्स को 50,000 रुपए की तरकीब और दीगर मराद दी जा रही हैं, जिससे वो मरकजी धारे के माशरे में पुरअमन तरीके से जिंदगी गुजार सकेंगे। सुकमा के पुलिस सुपरिटेंडेंट करण चौहान ने कहा है कि कदम नक्सलियों को मरकजी धारे में वापस लाने और इलाके को महफूज बनाने के लिए अहम है। द्वारा जो लगातार कैंप खोले गए, इसके अलावा जो नक्सली अभियान चलाए गए हैं, उसी से प्रभावित होकर ग्राम गोगुंडा में 74 बटालियन द्वारा जो कैंप लगाया गया, उसके बाद जो प्रभाव वहां जनरेट हुआ, उससे दबाव बनकर 29 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। ये जो 29 नक्सली है, ये जो नक्सलियों के जो गांव में जो संगठन रहते हैं, जैसे DAKMS, मिलिशिया, GRD, बाला संगठन, उसके अलावा DAKMS, ऐसे जो अनेक अग्र संगठन है, उसके ये सदस्य हैं। और असम में गैर कानूनी दरअंदाजी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वजीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम पुलिस ने हाल ही में 4 बांग्लादेशी शहरियों को हिरासत में लिया और बुध की रात उन्हें बैनुल-अक़वामी सरहद के पार वापस भेज दिया। सोशल मीडिया पर इन गैर कानूनी दरअंदाजों की तस्वीरें शेयर करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि रियासत में सरहदी हिफाजत को मजबूत बनाने और असम की तहजीब, सकाफत और आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह के ऑपरेशन बाकायदा जारी रहेंगे। वज़ीर आला ने इसे असम के पुशबैक कल्चर का हिस्सा करार देते हुए कहा है कि गैर कानूनी दरअंदाजों को वापस भेजकर रियासत की सलामती को यकीनी बनाया जा रहा है। और कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। नायब वजीर आला DK शिव कुमार ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुलाकात के बाद एक खुफिया पोस्ट शेयर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि भले ही कोशिशें नाकाम हो जाएं, लेकिन दुआएं कभी नाकाम नहीं होती। ये पूरा वाक़या मंगल को उस वक्त पेश आया जब राहुल गांधी तमिलनाडु के गुडलूर के दौरे के दौरान मैसूर पहुंचे। दोपहर तकरीबन 2 बजे राहुल गांधी खुसूसी तैयारे के जरिए मैसूर हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां वजीर आला सिद्धारमैया और नायब वजीर आला DK शिव कुमार ने उनका इस्तकबाल किया। इन तीनों लीडरों ने न सिर्फ चंद मिनट एक साथ गुजारे, जिसके बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से गुडलूर के लिए रवाना हुए। ताहम असल सियासी इशारा उस वक्त सामने आया जब राहुल गांधी दिल्ली वापसी से पहले मुकर्रर वक्त से पहले मैसूर दोबारा वापस पहुंचे। DK शिव कुमार पहले से ही हवाई अड्डे पर मौजूद थे और राहुल गांधी और AICC के साबिक सरबराह ने रनवे के करीब तकरीबन 3 मिनट तक आमने सामने बातचीत की। ताहम वजीर आला सिद्धारमैया ने किसी भी सियासी बातचीत से इनकार किया है। कांग्रेस क़यादत के दरमियान इस मुख्तसर मुलाकात और शिव कुमार की पुरअसरार गुफ्तगू ने कर्नाटक की सियासत में नए सवालात खड़े कर दिए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में एक रस्मी तकरीब के दौरान त्रिनिदाद और टोबैगो, जमहूरिया ऑस्ट्रिया और अमेरिका के तारुफनामे कबूल किए। इस मौके पर ट्रिनिदाद और टोबैगो के हाई कमिश्नर चंद्रदत्त सिंह, जमहूरिया ऑस्ट्रिया के सफ़ीर डॉक्टर रॉबर्ट ज़ेशक और अमेरिका के सफ़ीर संजीव गौर ने अपने अपने ममालिक के नुमाइंदों की हैसियत से सदर जमहूरिया को अपने अपने ममालिक के तारुफनामे सौंपे। दीगर खबरों में 10वीं मुसल्लह अफवाज के साबिक फौजियों के दिन पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने साबिक फौजी और मुल्क की खिदमत करने वाले फौजियों से खिताब करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियां भारत की सरहदों की जिंदा ढाल हैं। ये दिन फील्ड मार्शल KM करियप्पा की याद में मनाया जाता है। वो भारतीय फौज के पहले कमांडर इन चीफ थे जो 1953 में आज के दिन रिटायर हुए थे। श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान भारतीय अमन फौज IPKF की तरफ से दी गई कुर्बानियों को याद करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि मोदी हुकूमत इन कुर्बानियों को मुकम्मल तौर पर याद करती है और एहतराम भी करती है। इस मौके पर उन्होंने बर्री, बहरिया और फिजाइया पर 3 मैगजीन भी जारी किए। हमारी सरकार ऑपरेशन पवन में भाग लेने वाले शांति सैनिकों के योगदान को न केवल खुले मन से स्वीकार कर रही है, बल्कि उनके योगदान को हर स्तर पर रिकॉग्नाइज करने की प्रक्रिया भी चल रही है। लंबे समय से चली आ रही 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को सरकार ने पूरी ईमानदारी से साकार किया है। हमने उस असमानता को खत्म करने का प्रयास किया है जिसे हमारे वेटरन्स वर्षों से महसूस कर रहे थे। इस व्यवस्था को लागू होने से वेटरन के जीवन में न केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है,
बल्कि यह भरोसा भी मजबूत हुआ है, देश उनके साथ न्याय करता है। आज का दिन भारत और अम्मान के ताल्लुकात की तारीख में सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि जज्बात और विरसे का संगम बन गया है। भारत का बहरी जहाज INSV कौंडिन्या 18 दिन के तवील समुद्री सफ़र के बाद अम्मान पहुंच गया है। ये सफ़र दोनों मुल्कों के दरमियान इत्मीनान, दोस्ती और मुश्तरका विरासत को नई बुलंदियों पर पहुंचा रहा है। हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह ने अम्मान में रहने वाले एक भारतीय से बातचीत की। अलकेश जी इस समय हमारे साथ हैं, जो खुद पोरबंदर से हैं। अलकेश जी, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? एक पुराना रूट और एक पुराना तरीका, क्योंकि जहाज में ना इंजन है, ना कोई मशीन है, ना कोई कील है और ना कोई लोहा है। तो पुराने ज़माने की एक तरीके से याद दिला दी और ये बताया कि भारत और ओमान के रिश्ते किस तरह के हैं। अगर हम देखें कि ये जो रिश्ता भारत और ओमान का रिश्ता है, ये अभी PM मोदी जी के आने से कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ, तो ये जो पूरा जो आयोजन है, जो संजीव सान्याल जी का जो आइडिया था कि एक ऐसा बोट लाया जाए जो 1500 साल पहले चलता था विदाउट एनी नेल्स और स्टील, तो पूरा वुड से बना हुआ। करंट चैलेंजेस जो हैं कि आजकल जो नेविगेशन टेक्निक्स जो है, नेविगेशन टूल्स है, वो सब कुछ भी नहीं है उसमें, और उसको वेंचर आउट करना बहुत बड़ा उपलब्धि का काम है। इट हेल्प्स एस्टैब्लिश कल्चरल टाइज विद ओमान एंड इंडिया। आप खुद पोरबंदर से हैं और पोरबंदर से ही मस्कट के लिए ये यात्रा है, तो आपके लिए कितना कह सकते हैं कि टची है ये यात्रा? और ख़ासतौर से जब हम ये जानते हैं कि गुजरात से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ओमान पहुँचे, कारोबार करने भी पहुँचे और आज भी कारोबारी हैं बहुत बड़े। अगर देखें तो उसका जो जोग्राफिक लोकेशन है पोरबंदर का, वहाँ से सीधी लकीर खींचेंगे आप तो ओमान का सूर का पोर्ट लैंड होता है। सो इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि उस ज़माने में 1500-2000 साल पहले वहाँ से जो ट्रेड होता था बिटवीन पोरबंदर एंड ओमान यूज्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट। तो ये आपने देखा कि किस तरह का कनेक्ट है भारत और ओमान का, और ये रिश्ता वर्तमान में ही नहीं है, सदियों पुराना भी है। और इन रिश्तों को नई ऊंचाई इस यात्रा से भी मिलेगी। और भारतीय नौसेना का ये प्रयास और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोशिश जो लगातार भारत और ओमान की दोस्ती को और ज़्यादा गहरा कर रही है। कैमरामैन शिवा के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, मस्कट, ओमान। बीजेपी ने मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी हुकूमत को SIR की समाअत के नोटिस मिलने पर ताखीर से मिलने पर निशाना बनाया है। बीजेपी के मगरबी बंगाल के रियासती सदर शमक भट्टाचार्य ने ममता सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और दीगर उहदेदारान जानबूझकर तृणमूल कांग्रेस के गैरकानूनी वोट बैंक को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं और इसके लिए वो फॉर्म 7 को कबूल नहीं कर रहे हैं। सीएम का एजेंडा साफ है। सीएम चाहती है यही कि जो लोग गुजर गए उसका नाम भी वोटर लिस्ट में रह जाए, रोहिंग्या की नाम रहे, बांग्लादेशी जमात का नाम रहे, और जो फॉल्स वोट जो वोटर है उसका भी नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाए। ये सीएम का स्टैंड है। उसका स्टैंड हम जानते हैं, जनता भी जानता है, लेकिन हमारा जो कहना है हम लोग इसी का पास कहेंगे। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को निशाना बनाते हुए मुतालबा किया है कि ममता बनर्जी काले धन के थैले के मवाद का इंकशाफ करें, जो उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हवाले करने से इनकार कर दिया था। गिरिराज सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश में तब्दील करना चाहती हैं। ये तो बता दे ममता बनर्जी, कौन सा काला चिट्ठा का वो बैग था जो ईडी से छुपा करके नहीं देना चाहती थी? ये चोरी और सीना जोड़ी वाली, ये बांग्लादेशियों के बल पे बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती। पूरे देश में जितने बांग्लादेशी हैं सबका एंट्री लगभग बंगाल से होती है, सबका आधार कार्ड बंगाल से बनता है।
भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने नई दिल्ली में इंस्पायरिंग इनोवेटर्स के नाम से स्किल डेवलपमेंट पहल की अख्तितामी तकरीब में शिरकत की। ये पहल नेटफ्लिक्स फंड फॉर क्रिएटिव ताउन से शुरू की गई है। ये पहला किस्सा गोई और अमली महारतों के जरिए समाजी तौर पर इख्तरात को फ़रोग़ देने के लिए भारत की इख्तरात और तख्लीकी सलाहियत को एक साथ लाती है। पेश है रिपोर्ट। मीडिया और तफरीही दुनिया में डिजिटल की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। हमारे मुल्क के कंटेंट क्रिएटर्स के पास भारत के भरपूर विरसे को दुनिया के सामने रखने का बड़ा मौका है। मवाद, तकनीकी सलाहियत और सकाफत भारत की मईशत के अहम सतून के तौर पर उभर रहे हैं। इंस्पायरिंग इनोवेटर्स जैसे इक़दाम ये जाहिर करते हैं कि तकनीकी सलाहियतों को समाजी खिदमत के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजिटल दुनिया में आप कहीं भी किसी भी वक्त कंटेंट बना सकते हैं, बस जरूरत है नए ख्यालात और कहानियों की। Indian creative economy is supposed to play a significant larger role in the country's GDP in the coming years. Our Honorable Prime Minister mentioned that quote, "This is the right time to create in India and create for the world." So our Honorable Prime Minister's vision that Viksit Bharat, we are marching towards the Viksit Bharat 2047. डिजिटल दुनिया में हम रोज नए इख्तियारात को देख रहे हैं। ये दौर तख्लीकारों और कहानी सुनने सुनाने का है। जैसे जैसे हम AI के इस दौर में आगे बढ़ रहे हैं, नई तकनीक को अपनाना जरूरी हो जाता है। इंस्पायरिंग इनोवेटर्स पहले ये बताती है कि कहानी सुनाने का अमल सिर्फ मवाद तख्लीक करने के लिए ही नहीं, बल्कि महारत की तरक्की और बाख्तियार बनने का प्लेटफॉर्म बन सकता है। नए भारत की पहचान अब इनोवेशन और क्रिएटिविटी है। Innovations that are so important, not just for the farmers, for the soil health, but at the same time innovations that are important to provide voice to those who have lost it, to provide vision to those who have lost it. And I'm pretty sure that our storytellers, our content creators will take such many stories and take it to various platforms. Recently our Honorable Minister has launched Content Creators Corner on Doordarshan News. It's a half-an-hour program that we are running every day, where stories coming in from our content creators are being provided a national platform, an alternative platform. इंस्पायरिंग इनोवेटर्स नए भारत की पहचान प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब के मौके पर भारत सरकार के आला साइंसी मुशीर अजय सूद भी मौजूद रहे। ये पहले उन 8 भारतीय स्टार्टअप की काविशों को पेश करती है जिन्हें समाजी असरात के साथ इख्तिरा को आगे बढ़ाने में उनके काम के लिए भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंसी मुशीर के दफ्तर के जरिए मुंतखब किया गया है। ऑफिस ऑफ PSA में हमारी टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट हुई थी, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र की ऑफिस टेक्नोलॉजीज़ में, उसमें उसके हेल्प से उन्होंने हमें मल्टीपल स्टेट्स में हमारे छोटे छोटे बड़े मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ डाले गए, जहां से किसानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलना चालू हुआ, उन्होंने बनाना चालू किया। और नेटफ्लिक्स के माध्यम से जो स्टोरी अभी कवर हुई है और ये अभी रिलीज़ होगी, तो इससे जितने बड़े स्केल में किसान संगठन के पास जाएगी, किसानों के पास जाएगी। ये एक इंस्पिरेशन होगी फॉर कमिंग इनोवेटर्स ऑल्सो। जब ये स्टोरीज उन तक पहुंचेंगी तो उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी और कहीं ना कहीं जो आज इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, इनोवेशन में पिछले कुछ सालों में जो एकदम तेज़ी आई है, वो कहीं और ज़्यादा तेज़ी से और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा। डिजिटल मीडिया का तेजी के साथ तोसी हो रहा है। अब न सिर्फ इख्तराआत हो रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ शोबों में मसाइल को हल करने के लिए नए तख्लीकार भी सामने आ रहे हैं। जाहिर है डिजिटल तौर पर भारत के कंटेंट क्रिएटर्स के पास पूरी दुनिया को बताने के लिए बहुत सारी कहानियां तो पहले ही से ही मौजूद हैं। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और थाईलैंड में ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 29 हो गई है। हादसे में 65 मुसाफिर जख्मी हुए थे, जिनका इलाज जारी है। हादसा उस वक्त पेश आया है जब एक तामीराती क्रेन दारुल हुकूमत बैंकॉक से थाईलैंड के शुमाल मगरबी सूबे जाने वाली ट्रेन पर काम के दौरान गिर गई। मुवस्सिला इतलात के मुताबिक यह हादसा बैंकॉक से तकरीबन 230 किलोमीटर दूर सिक्कियो ज़िले में पेश आया है। हादसे के फौरी बाद इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया है और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाईलैंड के वजीर ट्रांसपोर्ट ने हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया है।
और इस दौरान ईरान में बढ़ते हुए अदम इस्तेकाम और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने का मशवरा दिया है। सिफारतखाने ने कहा है कि शहरियों को चाहिए कि वे तिजारती परवाज़ों के जरिए जल्द अज जल्द ईरान छोड़ने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें, क्योंकि सिक्योरिटी की सूरत हाल मुसलसल बदल रही है और आने वाले दिनों में मज़ीद संगीन हो सकती है। हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने शहरियों पर जोर दिया है कि वे तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात तैयार रखें जो परवाज़ के लिए दरकार हो सकते हैं। सिफारतखाने ने 2 हंगामी हेल्पलाइन नंबर और 1 ईमेल एड्रेस जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर हैं 989128109115 और 989883217935। ईमेल है cons.tehran@mea.gov.in। शहरियों को मशवरा दिया जा रहा है कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल करने और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फौरी सिफारतखाने से रब्ता कायम करें। हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने शहरियों से सूरत हाल को संजीदगी से लेने और फौरी कार्रवाई करने की अपील की है। सिफारतखाने ने वाज़ेह किया है कि ईरान से निकलने में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूरत हाल तेज़ी से बदल सकती है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।